छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी का मामला फिर उभर के आ रहा है। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच करने का आदेश दिया है और ये घटना 2013 25 मई की घटना है। इस घटना में कांग्रेस के तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था और उस घटना में हमारे साथ चुलेश्वर चंद्राकर जी हैं जो चश्मदीद गवाह हैं और उस घटना में घायल भी हुए थे। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा घटना क्या है, पूरा घटना क्या था, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा। वास्तव में 25 मई 2013 की घटना दर्दनाक घटना थी और वो घटना ज़िंदगी भर मैं भूल नहीं सकता। ऐसे दर्दनाक घटना का मंजर का मैं साक्षी हूँ और उस घटना का मैं पीड़ित भी हूँ, गोली का दंश भी झेला हूँ। दक्षिण बस्तर में दरबा झीरम घाटी एक जगह होती है जहाँ परिवर्तन यात्रा का शुरुआत करने के बाद लगातार हम लोग बस्तर के दौरा में थे। आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के साथ लगातार हमारी दौरा चल रही थी और 25 मई 2013 लगभग 4 बजे के वो घटना थी जब हम लोगों ने सुकमा से निकले और सुकमा से निकलते हुए हमारी ज़बरदस्त तरीक़ा से स्वागत सत्कार और सभा बहुत शानदार ढंग से हुई। उसमें नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी और तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता लोग हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मौजूद थे। और जब हम लोग 3 बजे लंच के बाद निकलना शुरुआत किए तो वहाँ पर एक जंगल पहाड़ की ओर हम लोग पहुँचे जहाँ दरबा झीरम घाटी का स्थान होता है। 4 किलोमीटर पहले ताबड़तोड़ हमला चालू हो गए और नक्सलियों के द्वारा जिस प्रकार से अंधाधुंध बारिश जैसे होते हैं और कहीं पर लड़ फटाका फोड़ते हैं उसी तरह से ये लोगों ने हम लोग पर वार करना चालू किए और 4 किलोमीटर बाद एम्बुस जहाँ पर लगाए हुए थे, पेड़ काट दिए गए थे और वहाँ पर एक गाड़ी लारी थी खड़ी थी, उसको ड्राइवर कंडक्टर को मार के हमारे सड़क पर जाम किया गया और जैसे ही हमारी गाड़ियाँ काफ़िला 22 गाड़ियों का काफ़िला थी रुकी और वैसी ताबड़तोड़ हमला चालू हुए। लगभग हज़ारों गोलियां बरसाई गई। जिस गाड़ी में मैं बैठा था उसमें माननीय नंद कुमार पटेल जी के बाद हमारी गाड़ी थी। आदरणीय हमारे योगेंद्र शर्मा जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे धरसीमा के, उनके गाड़ी में मैं भी मौजूद था। जैसे हमारी गाड़ी रुकी वैसी ताबड़तोड़ गोली हमारी गाड़ी में चलने लगी। चूँकि हमारी गाड़ी में परिवर्तन यात्रा लिखा हुआ था और उस गाड़ी में फूलों से हमारी गाड़ी में ड्राइवर जी लाद के रखे थे तो उनको ऐसा लगा इसमें बड़े बड़े नेता लोग थे तो ताबड़तोड़ हमला किए। 110 गोलियाँ उसमें लगी और पहला गोली में आदरणीय हमारे योगेंद्र शर्मा जी के हाथ पर लगी और उसके बाद सेकंड गोली फिर हाथ पे लगी और वहीं पर पानी का उन्होंने पानी दो मुझे करके आवाज़ दिया। मैंने वहीं गाड़ी में बैठे बैठे उनको पानी भी पिलाया और अंततः एक गोली और लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा ये बताइए, जब आप कह रहे थे कि नंद कुमार बघेल की जो और नंद कुमार पटेल की गाड़ी जो है वो आगे थी, उसके पीछे आप लोग थे, जब ये बमबारी जब शुरू हुई या एम्बुश जब वहाँ हुआ, फायरिंग शुरू हुई तो आप लोगों ने गाड़ी रोकी कि गाड़ी भगाने की कोशिश की? नहीं, गाड़ी तो रोकने की संभव ही नहीं था क्योंकि आगे हम जा नहीं सकते थे। चूँकि एक बहुत बड़ी गाड़ी के लारी था जो ट्रक था उसको बीचों बीच अड़ा दिए थे और उसके पहले एक पेड़ गिरा भी दिए थे। मतलब वो गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ा कर दिए थे, ट्रक को खड़ा कर दिए थे, मतलब कि इसके आगे किसी गाड़ी जा न पाए। मतलब ये नक्सलियों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि यहीं से इसी रास्ते से आ रहे हैं लोग, इनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि लोग कहते थे कि जब वो घटना हुई थी तो उस घटना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। क्या आपने वहाँ पर देखा था नक्सली महिलाएं ज़्यादा थी या आप देख पाए थे कि केवल गोली ही चल रही थी या नक्सली आप नहीं देख पाए थे? मैं तो लगातार उनके ट्रिगर पॉइंट में था। मेरी गाड़ी के सामने में कांच लगी हुई थी और 100 कदम से पहले वो लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे और जिस प्रकार से वो लोग फायरिंग किया है मुझे लगता है पूछ पूछ के मारना और महेंद्र कर्मा बाहर निकलो लगातार आवाज़ देना। चूँकि मेरी गाड़ी एकदम ट्रिगर पॉइंट पे था और जिस गाड़ी में बैठा था लगभग 4 लोग हमारे गाड़ी में ढेर हो गए थे। ड्राइवर ख़त्म हो गए, योगेंद्र शर्मा जी ख़त्म हो गए, अभिषेक गोलछा जी ख़त्म हो गए, ऐसे लगातार हमारे जो साथी लोग थे वहीं पर ढेर हो गए और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगा। लेकिन जब हमारी गाड़ी रुकी है तो हम लोग को संभलने का मौका नहीं मिला। अंधाधुंध बारिश से जैसे लड़ फोड़ते हैं उसी तरीक़ा से महिला नक्सली थे, साथ में ये पुरुष जो 26 साल 25 साल के पुरुष नक्सली भी थे। इसलिए लोग लगातार फायरिंग करते रहे और ट्रक को आड़ लेके छिप के वार करते थे, जंगल का छिप के वार करते थे। इस प्रकार से लगातार उन लोगों ने वार किया है। तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये लोगों ने पूरा वो काफिला को ख़त्म करने के उद्देश्य से आए थे। बताइए कितनी देर तक गोलीबारी चली थी?
4 बजे हम लोग मौके पे पहुँचे हैं। लगातार 1 घंटा फायरिंग उस घटना में हुई है और 1 घंटा के बाद एक एक गाड़ियों को तलाश करने के लिए वो लोग खुद आए और जो लोग मौजूद थे, जो लोग जिंदा थे, वो लोगों को उठाकर वो लोग बंधक भी बनाए, जिसमें मैं चश्मदीद हूँ। मुझे ले जाके मैं पूछा गया आप कौन हो करके, मैं बताया मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ से हो बोले तो मैं जांजगीर चांपा से आया हूँ। तो उन्होंने गाड़ी को बाहर खोल के दरवाज़ा को, एक हमारे डेड बॉडी वहीं पर तत्काल अभिषेक गोलछा के गिरा। उसके बाद मुझे सीधा जब हर कदम में 20-20 कदम में महिला नक्सली बंदूक लेके अपने कंधे में बंदूक लेके वहाँ खड़े हुए थे और अंदर ले जाके 400 मीटर दूर पर पहाड़ में हमको लेटाया गया और वहाँ पर हम लोग को पेट के बल पे जहाँ कंकड़ थे और 25 मई भीषण गर्मी थी, उस जगह में ले जाके हम लोग को लेटाया गया और बंदूक बना के हमसे पूछा गया इसमें महेंद्र कर्मा कौन है, विद्याचरण शुक्ला कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है, बड़े नेता कौन है, उनके नेता बड़े बड़े बेटा लोग कौन है, कहाँ हैं बताएं, ये तो हम तुम सबको मारेंगे। मतलब नक्सलियों के पास सारे नेताओं के नाम और सारी चीज़ें थी वहाँ पर, निश्चित तौर पे लिस्ट लोग रखे थे और उन लोग जिस प्रकार से पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन लोग को एक षड्यंत्र के तहत भेजा गया था और हम लोग को हत्या के उद्देश्य से, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर और हम लोग को हत्या करने के उद्देश्य से, नियत से वो लोग आए थे। और जिस प्रकार से तांडव वो लोग किए, मंजर हम लोग वो दृश्य कभी भुला नहीं जा सकता। वो याद आता है तो मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम कैसे बचे हैं, ईश्वरीय शक्ति थी। महाकाल का लगातार मैं 40 मिनट तक महामृत्युंजय जाप करता रहा और भोलेनाथ की कृपा मुझ पर थी। और फिर भी मेरे हाथ पे गोली लगी है, राड लगा हुआ है। गोली कहाँ लगी थी? ये राड अभी भी लगा हुआ है। ये एक गोली देख लीजिए, यहाँ पर मेरे हाथ पे गोली लगी हुई है और साथ में ये हाथ पे है, पैर पे कुछ जख्म हुए थे और बहुत लहूलुहान मुझे होना पड़ा। और अंततः आप सबके आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माँ दंतेश्वरी माँ का जो कृपा था, चैत्र नवरात्र में भी मैंने जोत जलवाया था, शायद उनका भी कृपा मुझ पर रही है, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ और कांग्रेस पार्टी में लगातार मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके सामने नंद कुमार पटेल को या उनके बेटे को लेके जा रहे थे, आपने देखा था क्या? वो नहीं, वो दर्दनाक वो दूसरी गाड़ी थी, लेकिन हमारी गाड़ी के 3 गाड़ियां सामने में थी। उस गाड़ी में नंद कुमार पटेल जी को सुरक्षित कहीं पर रखे थे। उसके बाद में वो लोग को लेके गए। उस गाड़ी में कहीं पर हमला नहीं हुई थी। नंद कुमार पटेल वाली गाड़ी में हमला नहीं हुआ था? बिल्कुल कहीं पर हमला नहीं हुआ था। बोल रहे थे कि वो गाड़ी तो आपके ठीक आगे थी। हमारी गाड़ी के जस्ट आगे पायलट गाड़ी थी, फिर नंद कुमार पटेल के एक गाड़ी थी, फिर उनके पास एक स्टाफ की गाड़ी थी, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी थी। पर एक एक गाड़ी में कौन कौन नेता बैठे हैं, कौन कौन नेता क्या कर रहे हैं, एक एक रिपोर्ट सुकमा से उनको प्राप्त हो रही थी। और सूचना प्राप्त होने के कारण पजोरम जिसमें हम नहीं बैठे थे, पजोरों की गाड़ी महेंद्र कर्मा की भी थी, उसको भी टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि एक एक उन लोगों की जानकारी, हर पल की जानकारी उनके कहीं ना कहीं जो लोग थे उन लोगों को जानकारी थी, कौन गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं और किसको वार करना है, किसको मारना है। वो लोग सुरक्षित ले जाके माननीय नंद कुमार पटेल जी को जंगल में ले जाके मारे गए हैं। चाहते तो उसी समय मार सकते थे, लेकिन उनको 1 घंटा बंधक बना के बाद मारे हैं। तो इसको लगता है कि निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ी षड्यंत्र हुई है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब महेंद्र कर्मा जी को जब वो पूछ रहे थे कि महेंद्र कर्मा कौन है, क्योंकि नक्सली सबसे ज़्यादा टारगेट महेंद्र कर्मा को लेकर करते थे, वो टाइगर भी उनको बोला जाता था वहाँ का। तो नंद जो कर्मा जी थे, कर्मा जी को क्या आप लोगों के सामने मारे थे कि क्या स्थिति थी? क्योंकि लोग बोलते हैं कि उनके गाड़ी में ही उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा बोल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको सुरक्षित बंधक बना के लेके गए और गाड़ी से उतार के लेके गए। गाड़ी में बाकायदा उन्होंने, मैं महेंद्र कर्मा हूँ, गोलीबारी बंद करो, ये उनका शब्द था। 1 घंटा तक लगातार गोली हुई और उन्होंने बाहर खुद ही आत्मसमर्पण किए और उनको ले जाके यहाँ से सीधा मेन रोड से ले जाके सीधा जंगल लेके गए और जंगल में ले जाके उनको मारा गया है। और हम लोग के सामने हमारे साथियों से पूछा गया, पुष्टि किया गया है, इसको जो मारे हैं वो कौन है, पहचानो। हम लोगों ने पहचान करके बताया ये महेंद्र कर्मा है। तब उन्होंने संगीन, अलग से उनका एक संगीन होता था बंदूक के नोकीला चीज़ों से, उनको लगातार 72 घाव उनके जख्म दिए हैं, उनके शरीर पे नाचे हैं, उसके शरीर पर उन लोगों नाच गान किए हैं, उत्साह मनाया है। इस टाइप के बेदर्दी से मौत मारे हैं। मतलब उनके शरीर पर नाच गाना किए? बिल्कुल बिल्कुल। नक्सली लोग इस प्रकार से तांडव और जश्न की माहौल के रूप में वो लोग मना रहे थे। और जैसे ही उन लोगों को जानकारी हुआ ये महेंद्र कर्मा है, हम लोग से पुष्टि किया गया। उन लोग मारने के बाद भी जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे साथियों के साथ पुष्टि करके उनको बताया गया ये महेंद्र कर्मा है। तो उसके बाद उन लोगों ने, जितने नक्सली थे
वो लोग अपना संगीन के निकालते थे, उसमें मारते थे, पत्थर भी फेंके हैं, इस प्रकार से तांडव की तरह मारे। अच्छा, एक नेता उसमें और थे, विद्याचरण शुक्ला भी साथ में थे आप लोग उस काफिले में, उनको भी गोलियां लगी थी, हालांकि उनकी जो है इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। तो वो जो विद्याचरण शुक्ला थे वो कहाँ थे? आपकी गाड़ी के पीछे थे या आगे थे? वो कहाँ थे? माननीय विद्याचरण शुक्ला जी हमारे बड़े नेता थे और छत्तीसगढ़ के जाना पहचाना नाम था, और उनकी गाड़ी सबसे अंतिम गाड़ी थी, जो 22 गाड़ियों में सबसे अंतिम गाड़ी उनका है। आधा घंटा बाद वो गाड़ी की काफिला उनकी पहुंची, लेकिन जब पहुंचे तो उनके साथ हमारे भाई बालाजी थे और दौलत रोड़ा जी थे, देवांगन जी थे। उनका कहना था कि ये सेठ जी को मार दिए हैं, और उनको ये नहीं मालूम था कैसे मारे, क्यों मारे, हमको तो समझ नहीं आ रहा। जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में रहे, कभी बस्तर उनके साथ, हम छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए भी छत्तीसगढ़ जाते थे और बस्तर में जाते थे, नक्सली क्षेत्र में हम लोग घुसे, कभी भी उनका इस टाइप के प्रहार नहीं हुआ था। उसी दिन कैसे उनके साथ लगातार ताबड़तोड़ हमला उनके साथ हुई, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा होना पड़ा। 84 साल के बुजुर्ग नेता को जिस प्रकार से ये लोग मौत के घाट उतारे हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें मुझे षड्यंत्र लगता है। और अंतिम गाड़ी यदि घुस रही है तो उसको तो सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उनको भी मार गिराए, तो कहीं ना कहीं इससे षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि जब घटना हुई, घटना के 1-1.5 घंटे के बाद फोर्स कब पहुंची, आप लोग कब वहां से सुरक्षित निकले, क्या स्थिति बनी वहां पर? फोर्स लगभग मुझे लगता है 6:30-7 बजे पहुंची है, मतलब और लेकिन 4 बजे की है, और 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, इसके पहले यदि हेलीकॉप्टर उड़ा दिया जाता, ऊपर से सर्च किया जाता, तो शायद इतना बड़ी घटना नहीं होती। लगातार हम लोग उनके 1 घंटा फायरिंग उसमें रहे, और 1 घंटा 1.5 घंटा का बंधक बना के हम लोग को रखा गया। और ये 6:30 बजे ये लोग बस्तर जिरम घाटी दरभा रीजन के आसपास वो लोग पहुँचे थे, और वो 1 किलोमीटर दूर में खड़े थे, ये लोग सामने नहीं आ रहे थे। कौन? फोर्स वाले? हाँ। कहाँ कैसे इन लोग आने में कोताही बरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि सही ढंग से सही समय वक्त पहुंच जाते तो इतने बड़े हादसा नहीं होते, हमारे शीर्ष नेता लोग जिंदा होते, और ये घटना का अंजाम नहीं होता। और जिस प्रकार से लोग सवेरे घटना, हम लोग उसी रास्ते से गए हैं, 11:30-12 बजे के याद है मुझे, उसी रास्ते से वापस हम लोग चित्रकूट, हम लोग वापस एक सभा थी उसमें हम लोग पहुँचना बाकी था। निश्चित तौर पर घटना नहीं होती तो बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम और सफल होता, लेकिन बीच रास्ते में ही रोक के और काफिला को रोक के ताबड़तोड़ हमला किया है, तो हमारे नेता लोग तो मारे गए हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आपको वहाँ पर लिटाए थे, या तो आप बेहोशी की हालत में थे, आप ठीक ठाक थे, या आपके जख्म में बहुत, जिस तरह से आप जख्म दिखा रहे हैं, तो उसमें आप बेहोश हो गए थे, या क्या स्थिति थी आपकी? मेरी हालत ऐसी थी कि ब्लड बहुत बह रही थी, और हालत इतना हम लोग वो थे, हम क्या हैं कैसे हैं, हम इतना दर्द सह रहे थे, उसके बाद भी हमें जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, वो समय था कि ऐसा हम लोग से पूछ परख करके मानसिक प्रताड़ना किया गया, हम लोग को टार्चर करते रहे, तुम लोग क्यों आए हो, इस क्षेत्र में क्यों घूम रहे हो। हम लोगों ने कहा हम लोग डॉक्टर हैं, सेवा करना पड़ता है नेताओं को, इस टाइप के हम लोगों ने बताया, तब जाके हम लोग के साथ प्रहार करना बंद किए। नहीं तो ऐसा लगता कौन पूछता था आप लोगों से? नक्सली कौन पूछते थे? महिलाएं थी या कौन रहते थे? नक्सली कमांडर लोग थे, कमांडर नक्सली कमांडर थे, और उनके साथ और 20-30 लोग और थे जो बंदूकधारी थे। वो इशारा करके वाकी टाकी लेके लोग बात करते थे। फिर हम लोगों ने बहुत पूरी बातें बताई कि हम लोग जांजगीर जिला से आए हैं, हम लोग डॉक्टर लोग हैं और नेता के साथ लगातार सेवा करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने, हमारी गाड़ियों में जो बचे थे वो लोग लगभग करीब 10, 15, 12 लोग हमारे और साथी लोग बच के उस जगह से सुरक्षित निकले थे, और सबको बंधक बनाए थे। 1 से 1.5 घंटा तक बंधक बना के एक लोगों से पुष्टि किया गया, नाम पूछा गया, कहाँ से आए हुए बताए गए, तब जाके ये लोगों ने हम लोग को छोड़ा है। और कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति रही होगी, जिस प्रकार से आज हम लोग जिंदा हैं। तो निश्चित तौर पे मैं छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा मानता हूं, भोलेनाथ का कृपा मानता हूं, आपके साथ बैठ के मैं साक्षात्कार दे रहा हूं। और जिस घटना का यदि हम जिक्र करें आज 10 साल पहले, वास्तव में हम कैसे बच के निकले, हम कभी कभी ऐसा लगता है मन में, ऐसा आता है कि नींद भी नहीं पड़ता। आपका दूसरा जन्म हुआ ये माने? निश्चित तौर पे जो घटना, मैं तो, मेरा जन्मदिन भी शनिवार है, और जिस दिन घटना भी हुई 25 मई 2013 की घटना, वो भी शनिवार का दिन था। तो ये आज तो हम पुनर्जन्म लेके हम लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, और वो उस जगह में बचा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा थी, हम लोग बच के निकले हैं। अब जांच की बात हो रही है, पुलिस अब उसकी जांच करेगी, NIA जांच कर रही थी।
अब जांच में क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से आप बता रहे हैं आज इतने साल बीत गए, उसका कुछ अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला, तो आपको क्या लगता है पुलिस कुछ कर पाएगी इसमें? देखिए 10 साल हो गया है, आज हम लोग वास्तव में पीड़ित हैं, घायल लोग हैं, और जिन लोगों ने अपने घर परिवार के जवान खोए हैं, शहीद हो गए, नेता लोग खोए हैं, उनके घर टूट गए, नंद कुमार पटेल जी उनके बेटा, तो आज न्याय हम लोग गुहार लगातार लगा रहे हैं। और न्यायिक जांच हुई थी तो मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैं अपनी बातों को पूरा शपथ पत्र के माध्यम से मैं न्यायिक जांच में अपनी बयान दिया हूं। अब तक न्याय नहीं मिल पाना, हम लोग कहीं ना कहीं आज पीड़ित है। हम न्याय का अपेक्षा लगातार कर रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी 2013 में, और 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केंद्र में भी 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। एनआईए की जांच हुई, लेकिन बयान नहीं हो पाना। हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे लोगों से बयान नहीं पाना। और दूसरी बात, कई नक्सली पकड़ाए गए, उसको गिरफ्तार भी किया गया, जेल में भी ठूसा गया। चाहते तो उस समय हम लोग से पूछा जा सकता था। हम लोग निश्चित तौर पे हमारे दिमाग में जो था, हमारे चेहरे में आज भी था, किस प्रकार से हम लोग से पूछा था, किस प्रकार से पूछ के नाम लिया गया था, मारे थे, तो ये जहन में तो है। उस समय पूछते तो बहुत से जो मुजरिम लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, वो सामने आते। लेकिन 10 साल हो गया है। आज मुझे सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से फैसला आया है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस के द्वारा जांच एनआईए जांच तो कर रही, लेकिन एनआईए ने जब जो चश्मदीद हैं उनसे पूछताछ नहीं की, तो एनआईए जांच क्या की है? एनआईए का निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोताही बरता गया है। और हम जैसे लोग जो पीड़ित हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, घायल लोग हैं, जो हम लोग सही चीज़ बताएंगे, लेकिन हम लोग से बयान नहीं लिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। एनआईए की जांच निष्पक्ष होनी थी और उम्मीद था, लेकिन नहीं कर पाए। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस पुनः जांच करने के लिए दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय ने दिया है, तो उम्मीद है कि निष्पक्ष होकर जांच होगी और न्याय हम सबको मिलेगा। निश्चित तौर पर ये चंद्राकर जी थे, इन्होंने अपना दर्द बताया और बताया कि वो जो मंजर था वो कितना भयावह था। इन्होंने बस पूरी बात बताते हुए यही कहा कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि उस घटना का मंजर जब भी हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।